हेलो एवरीवन। इस वीडियो सीरीज में हम क्लास 9 के बायोलॉजी को कवर कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हमने 2 पार्ट ऑलरेडी पढ़ लिया है, पार्ट 1 और पार्ट 2, और ये हमारा पार्ट 3 है। अगर आपने पहले के वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले आप जाकर पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए, तभी आपको पार्ट 3 अच्छे से समझ में आएगा। तो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा कि सेल कितने तरह के होते हैं। तो हमने देखा कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक 2 तरह के सेल पाए जाते हैं। फिर हमने इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। फिर हमने देखा कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंसेस होते हैं, और यूकैरियोटिक सेल भी 2 तरह के होते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल। फिर हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंस को भी पढ़ा स्ट्रक्चर के साथ। हमने ये भी देखा कि वो 4 कॉमन फीचर्स कौन से होते हैं जो हर एक सेल में पाए जाते हैं, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो। ठीक है, तो इन्हीं 4 फीचर से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो ऑल सेल्स वेदर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स शेयर दीज 4 फीचर्स, मतलब जितने भी सेल होते हैं वो 4 फीचर्स को जरूर शेयर करते हैं, और वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम और डीएनए। ठीक है, अब सेल के एक एक पार्ट को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से स्टार्ट करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? इट इज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक मेम्ब्रेन है जो कि सेल को इसके बाहरी एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करता है, से सेपरेट करता है। ठीक है, ये सेलेक्टिव परमेबल है, यानी ये कुछ चीजों को अपने अंदर आने देता है, कुछ चीजों को बाहर जाने देता है। मतलब ये सेलेक्ट करता है कि किसे मैं अंदर आने दूंगा, किसे मैं बाहर जाने दूंगा। जैसे ये आपका घर है, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसकी दीवारें जो है इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। यहाँ पर एक गार्ड खड़ा है, ठीक है, ये गार्ड क्या करता है? आपके दोस्तों को अंदर जाने देता है, आपके रिलेटिव्स को अंदर जाने देता है, लेकिन कोई भी ऐसा आदमी जो डाउटफुल लगे उसे वो अंदर जाने से रोक देगा, उसे वो अंदर आने नहीं देगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी ऐसा ही करता है, उसे जो लगता है कि उसके काम का है उसे अंदर आने देता है, और जो लगता है कि वो सेल के लिए हार्मफुल है उसे वहीं पर रोकता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? सेल को प्रोटेक्ट भी करता है। तो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन allows or permit the entry and exit of some material in or out of the cell. It is also prevents movement of some other materials. तो सेल के अंदर जो भी सब्सटेंस अंदर आएंगे और बाहर जाएंगे, है ना, वो 2 प्रोसेस से होके जाएंगे। Substances can move across the cell membrane by the process of diffusion and osmosis. तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस 2 प्रोसेस हैं जिसके थ्रू ही सेल में कोई सब्सटेंस अंदर जाएगा या सेल से बाहर आएगा। तो डिफ्यूजन किसे कहते हैं? Diffusion is the movement of molecules from the region of its higher concentration to a region of its lower concentration down to the concentration gradient. जैसे आप रूम में परफ्यूम लगाते हैं तो परफ्यूम पूरे रूम में फैल जाता है ना, पूरे रूम में ये परफ्यूम फैल जाता है। तो ये कैसे होता है? जहां पर परफ्यूम आपने मारा वहां पर इसका कंसंट्रेशन क्या है? हायर है। तो मॉलिक्यूल की एक टेंडेंसी होती है कि वो अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है। तो यहाँ पर परफ्यूम का कंसंट्रेशन क्या हो गया? बहुत ज्यादा हो गया। तो इसकी टेंडेंसी क्या है कि ये अपने लोअर कंसंट्रेशन की तरफ भागेगा और ये पूरे रूम में फैल जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। The movement of molecule from a region of its higher concentration to a region of its lower concentration down to the concentration gradient. अब एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है कि जैसे आप एक ग्लास लेंगे और उसमें पानी भर देंगे और उसके बाद उसमें इंक की कुछ बूंदें इसमें डालेंगे, तो क्या होगा? धीरे धीरे ये पूरी तरह से पानी में घुल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले कंसंट्रेशन जो होगा इंक का ज्यादा होगा और इसकी टेंडेंसी क्या है कि ये अपने लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा और पूरी पानी में फैल जाएगा। तो ये भी एक डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है। पानी में हमने ये डाला, इंक को डाला, तो ये क्या करेगा? मूवमेंट करेगा और अपने लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चला जाएगा। और यही जो टेंडेंसी होती है ना मॉलिक्यूल्स की, उसी को हम डिफ्यूजन कहते हैं। और डिफ्यूजन के प्रोसेस से ही कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो मूव करते हैं सेल मेम्ब्रेन में, है ना। यहाँ पर 2 सेल्स हैं, एक में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बहुत कम है, सेल के अंदर जो है ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बहुत कम है और बाहर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। ये जो ब्लैक डॉट्स है ना, ये ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन को दिखाता है। तो क्या होगा? अब चूंकि मॉलिक्यूल की टेंडेंसी क्या होती है? अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाना, तो चूंकि बाहर इसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो ऑक्सीजन जो है सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाएगी जहां की ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है। तो मूवमेंट कैसे होगा? ऐसे होगा। उसी तरह ये सेल है, इसमें क्या है? CO2 का कंसंट्रेशन सेल के अंदर बहुत ज्यादा है, तो फिर से ये क्या करेगा? अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाएगा और बाहर सेल CO2 का कंसंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बाहर बहुत कम है, इसलिए ये आउटसाइड मूवमेंट करेगा। ठीक है, जब तक कि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश ना हो जाए। इक्विलिब्रियम क्या हुआ? जब दोनों में CO2 का मॉलिक्यूल सेम अमाउंट में आ जाएगा, तब तक ये मूवमेंट बाहर की तरफ होता रहेगा। इसी तरह यहाँ पर 2 सेल हैं, दोनों आसपास हैं, एक में O2 का कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है और दूसरे में बहुत कम है। तो सेल भी उसी बात को फॉलो करते हैं, शेयरिंग इज केयरिंग। तो ये जो सेल ए है ये बोलेगा अरे भाई मेरे पास तो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन है, इसे तुम ले लो। ठीक है, और ये अपना ऑक्सीजन इसमें शेयर कर देगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। जैसे कई बार स्कूल में आप जाते होंगे, आपका दोस्त टिफिन नहीं लाता होगा, तो आप क्या करते होगे? अपने टिफिन में से उसे कुछ दे देते होगे कि थोड़ा तुम भी खा लो। आपकी मम्मी ने आपको मान लो 3 रोटी दे दिया है और आपको लग रहा है नहीं यार मैं तो नहीं खा पाऊंगा इतना, तो आप क्या कर देते हो? शेयर कर देते हो इसे अपने दोस्त के साथ, है ना। तो सेल भी वैसा ही करता है, इसके पास एक्सेस अमाउंट में है तो ये इसे शेयर कर देगा। तो हमने देखा डिफ्यूजन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन गैसेस एक्सचेंज बिटवीन द सेल्स एज वेल एज द सेल्स एंड इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये सेल 2 सेल आपस में भी करेंगे शेयर और सेल जो है अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से भी शेयर करेगा। ये तो हो गई गैस की बात, लेकिन वाटर भी जो होता है ना, वाटर भी फॉलो करता है डिफ्यूजन के रोल को, जिसे कि हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। और इसमें क्या होता है? एक सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होता है। तो ऑस्मोसिस क्या है? Osmosis is the movement of water from a region of its high water concentration to a region of low water concentration through a selective permeable or semi permeable membrane. यहाँ पर देखिए वाटर है, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है और यहाँ पर सॉल्यूट ज्यादा है। अब सॉल्यूट क्या हुआ? जैसे हम चीनी और पानी का मिक्सचर लेते हैं, ठीक है, इसमें क्या है? शुगर है और वाटर है, इसका हम शरबत बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे हम एक ग्लास में पानी लेते हैं, उसमें शुगर और वाटर लेते हैं और उसका शरबत बनाते हैं। ठीक है,
तो ये जो मिक्सचर है, ये जो शरबत है, इसे हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। और शुगर जो हो गया वो होता है सॉल्यूट। जो घुल जाता है वो हो गया शुगर, उसे हम बोलते हैं सॉल्यूट। और वाटर जो है वो हो जाता है सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से डिवाइडेड है, और यहाँ पर भी पानी है और यहाँ पर भी पानी है, लेकिन यहाँ पर सॉल्यूट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, हमें तो दोनों को इक्विलिब्रियम में लाना है, यानी दोनों जगह पर कोई भेदभाव नहीं रखना है। यहाँ भी सॉल्यूट का कंसंट्रेशन वही होगा जो यहाँ पर होगा, लेकिन यहाँ पर चूंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है तो सॉल्यूट तो यहाँ से मूव कर नहीं सकते हैं, नहीं कर सकते ना, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इसको रोक लेगा। तो यहाँ पर वाटर का मूवमेंट होने लगता है फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। यहाँ पर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो इसीलिए ज़्यादा वाले वाटर कंसंट्रेशन से अपने लोअर वाटर कंसंट्रेशन में ये मूव करेगा और इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर देगा। इसलिए ऑस्मोसिस को हम ऐसे डिफाइन करते हैं ना, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम ए रीजन ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ इट्स लोअर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब एक वर्ड यहाँ पर आता है टोनिसिटी। टोनिसिटी किसे कहते हैं? ये होता है सोल्यूट का कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन में। ठीक है, यहाँ पर हम 3 ग्लास लेते हैं, ए, बी और सी। तो ये जो ब्लैक स्पॉट्स है ना, ये क्या है? सॉल्यूट है। तो ए में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बहुत कम है, बी में उससे ज़्यादा है और सी में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ए की टोनिसिटी जो है वो बी के कंपैरिजन में कम होगी। ठीक है, और बी की टोनिसिटी जो है वो सी के कंपैरिजन में कम होगी, यानी सबसे कम टोनिसिटी किसकी होगी? ए की होगी, और सबसे ज़्यादा टोनिसिटी किसकी होगी? सी की होगी। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ए जो है हाइपोटोनिक है, हाइपो मतलब कम, और सी जो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। ए बी के कंपैरिजन में हाइपोटोनिक है और बी जो है सी के कंपैरिजन में हाइपोटोनिक है। वैसे ही बी जो है वो ए के कंपैरिजन में हाइपरटोनिक है और बी जो है सी के कंपैरिजन में हाइपोटोनिक है। मतलब यहाँ पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि ए अगर हाइपोटोनिक है तो किससे कंपेयर कर रहे हैं? बी को हम हाइपोटोनिक भी बोल रहे हैं, हाइपरटोनिक भी बोल रहे हैं। अगर हम बी को ए से कंपेयर करते हैं तो ये क्या है? हाइपरटोनिक हो जाएगा, और इसी बी को हम अगर सी से कंपेयर करते हैं तो ये हाइपोटोनिक हो जाएगा। ठीक है, तो टोनिसिटी आप समझ, तो टोनिसिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम कि द टोनिसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन यूजुअली रिफर्स टू इट्स सॉल्यूट कंसंट्रेशन रिलेटिव टू द अनदर सॉल्यूशन। मतलब दूसरे सॉल्यूशन से हमेशा हम इसको कंपेयर करके देखेंगे। अब हम एग्जांपल में देखते हैं, जैसे हमने ये 3 सॉल्यूशन लिया, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक, और इसमें हमने सेल्स को डाला। जैसे आपने किशमिश देखा होगा, अगर आप उसे पानी में डालेंगे तो क्या होता है? वो स्वेल हो जाती है ना। अब किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर हम किसी सेल को डालेंगे तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसे देखते हैं। ये किशमिश है, तो जब इसे हम एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा? बाहर, क्योंकि हाइपोटोनिक है तो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बाहर बहुत कम है और अंदर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो वाटर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा? जहाँ पर वाटर ज़्यादा है वहाँ से जहाँ वाटर कम है, यानी अंदर इसके वाटर कम है, सॉल्यूट ज़्यादा है, तो वाटर सेल्स में एंटर करेगा, और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? इंडो ऑस्मोसिस। इसी तरह किसी सेल को जब किसी आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे, आइसोटोनिक क्या हुआ? जिस मीडियम में हमने डाला है उसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन और सेल में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन सेम है, तो ऐसे केस में ना बाहर जाएगा वाटर और ना अंदर आएगा, तो इसमें सेल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसी तरह जब सेल को एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा? बाहर जो होगा सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू सेल। मतलब सेल में भी इसका कंसंट्रेशन होगा सॉल्यूट का, लेकिन कम होगा, और बाहर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, जिससे क्या होगा? वाटर जो है अंदर सेल में ज़्यादा रहेगा, तो वाटर का मूवमेंट बाहर की तरफ होगा, और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? एक्सोऑस्मोसिस। तो यही बात लिखी हुई है कि इफ ए मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज ए हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस। ठीक है, और आइसोटोनिक में इफ ए मीडियम हैज एक्जैक्टली सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। और हाइपरटोनिक में इफ मीडियम हैज ए लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल विल लूज वाटर बाय ऑस्मोसिस। ठीक है, सच ए सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और इसमें आइसोटोनिक सॉल्यूशन, और इसे हम लोग बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो जब किसी सेल को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो स्वेल्स होगा, जब आइसोटोनिक में डालेंगे तो सेम साइज होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा, और जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे किसी सेल को तो वो श्रिंक करेगा, क्योंकि ये एक्सोऑस्मोसिस में होगा और वो वाटर लॉस करेगा और श्रिंक कर जाएगा। और प्लांट सेल के केस में देखते हैं, प्लांट सेल में क्या होता है? एक एक्स्ट्रा लेयर होता है जिसे सेल वॉल बोलते हैं। तो जब प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो भी स्वेल करेगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में वो भी सेम साइज का रहेगा, पर जब इसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये श्रिंक नहीं करेगा, क्योंकि इसमें सेल वॉल होता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन श्रिंक करके एक साइड हो जाएगा और ये सेल वॉल को ऐसे छोड़ देगा, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। ये सेल वॉल है, ठीक है, और ये इसका मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन इसे ऐसे अलग हो जाएगा, तो इस कंडीशन को बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल हो जाएगा ये, जब ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब हम किसी प्लांट सेल को रखेंगे। तो अब ऑस्मोसिस का सिग्निफिकेंट क्या है? यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट प्लांट सेल्स टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। ठीक है, एब्जॉर्प्शन जो होता है वाटर का प्लांट के रूट्स के द्वारा वो ऑस्मोसिस के थ्रू ही होता है। और यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है? हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑस्मोसिस होता है। तो अब देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसे कहते हैं और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड एंड प्रोटीन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, ये डबल लेयर मेम्ब्रेन है, यानी इतने से पार्ट को अगर हम मैग्नीफाई करें तो हम देखेंगे कि ये डबल लेयर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, कुछ ऐसा।
ये हेड हो गया और ये टेल हो गया, इधर साइड से भी हेड होगा और टेल होगा, ठीक है। और बीच बीच में प्रोटीन पाए जाते हैं। ये हेड जो होगा ये फॉस्फेट का बना होता है और टेल जो होता है वो लिपिड का बना होता है। हेड हाइड्रोफिलिक होते हैं यानी वाटर लविंग होते हैं, और टेल जो होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं यानी इन्हें वाटर पसंद नहीं, ठीक है। तो दोनों साइड, इधर एक्सटर्नल एनवायरमेंट में भी वाटर होगा और ये साइटोप्लाज्म हो गया। अगर ऐसे सेल को देखते हैं तो ये साइटोप्लाज्म हो गया और ये एक्सटर्नल हो गया, तो ये एक्सटर्नल जो है यहाँ भी वाटर रहेगा और इंटरनल जो है यहाँ भी साइटोप्लाज्म में वाटर रहेगा। तो ये दोनों हेड जो हैं वो वाटर को फेस करते हैं क्योंकि वाटर लविंग होते हैं, और जो टेल्स होते हैं बीच में होते हैं और ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ये बाइलेयर्ड स्ट्रक्चर है जो फॉस्फोलिपिड्स के बने होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी के कारण ही कई बार क्या होते हैं, ये इनगल्फ कर लेते हैं फूड मटेरियल्स को। जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और यहाँ पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में यहाँ पे कोई फूड मटेरियल है और इसे खाना है ऐसे, तो ये क्या करेंगे, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी का फायदा उठाएंगे और ऐसे फ्लेक्सिबल हो जाएंगे और इस फूड ग्रेन्यूल को ऐसे बीच में रख लेंगे और फिर यहाँ से जुड़ जाएंगे और ये अलग होकर अंदर आ जाएगा। तो इस प्रोसेस से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी के कारण ही कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इसका यूज करते हैं इनगल्फ करने में फूड पार्टिकल्स को, और इस प्रोसेस को हम इंडोसाइटोसिस कहते हैं। और अमीबा इसका एग्जांपल है जो कि इसी प्रोसेस के थ्रू, इंडोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू अपना फूड को इंटेक करता है। अब नेक्स्ट पार्ट है सेल का सेल वॉल। सेल वॉल क्या होते हैं, प्लांट सेल में पाए जाते हैं एंड इट लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द प्लांट। ये प्लांट को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं और ये सेलुलोज के बने होते हैं। जैसे मैंने आपको घर का एग्जांपल दिया था ना कि ये एक घर है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझते हैं, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन मानते हैं। यहाँ पर गार्ड है, ये कुछ चीजों को इसमें एंट्री देगा और कुछ चीजों को नहीं देगा। जैसे अपने फ्रेंड्स को अंदर आने देगा, आपके रिलेटिव्स को अंदर आने देगा, पर जो अननोन पर्सन है इसे वो रोक लेगा। और ये एक एक्स्ट्रा कवरिंग, किसी किसी घर में आप देखते हो कि घर के अलावा एक बाउंड्री वॉल होता है, एक कैंपस होता है। तो ये जो कैंपस हो गया, ये जो अलग से एक बाउंड्री वॉल है, इसे ही हम सेल वॉल बोलेंगे और ये नॉन लिविंग होता है। तो सेल वॉल किसे कहेंगे, सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ए प्लांट सेल। इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड इट इज नॉन लिविंग। ओके, अब आते हैं सेल के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जिसे बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ द सेल बोल सकते हैं। मतलब न्यूक्लियस में डीएनए पाए जाते हैं और ये डीएनए जो होते हैं वो एक सेल के कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लेके जाते हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया है कि प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है और यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है। तो यूकैरियोटिक सेल में डबल लेयर का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है, ठीक है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कुछ पोर्स होते हैं व्हिच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम द इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड, ठीक है। जैसे एक सेल है और इसमें ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया और इसमें पोर्स होते हैं जो कि यहाँ से सब्सटेंस को यहाँ और बाहर से सब्सटेंस को अंदर और अंदर से बाहर लाने में हेल्प करते हैं। द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स व्हिच आर विजिबल एज रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। इसी न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं जो कि रॉड शेप स्ट्रक्चर में दिखाई देते हैं एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। तो ये है हमारा न्यूक्लियस। ये कैसा है, डबल लेयर है, ये आउटर लेयर है और ये इनर लेयर है और इसमें न्यूक्लियर पोर पाए जाते हैं। यहाँ से कुछ सब्सटेंस साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म से कुछ सब्सटेंस अंदर और कुछ सब्सटेंस बाहर इसी पोर की हेल्प से आते जाते हैं। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो आउटर लेयर होता है ना, उससे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच्ड होते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो सेल के रोड की तरह काम करता है। जैसे रोड हमें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है ना, उसी तरह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क है जो कि पूरे सेल में फैला होता है और सेल सब्सटेंस के मूवमेंट में ये हेल्प करता है। और न्यूक्लियस में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होते हैं, ये जेनेटिक मटेरियल होते हैं और इन्हीं के अंदर डीएनए पाए जाते हैं, ठीक है। ये बहुत ही उलझे हुए धागे की तरह दिखाई पड़ते हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन ये ऐसे रॉड शेप में दिखाई देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे जब आपके टीचर क्लास में नहीं आते तो आप इधर उधर कहीं भी बैठे रहते हो, लेकिन जैसे ही आपके क्लास में टीचर आ जाते हैं आप अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हो, तो ये ऐसे ही अरेंज हो जाते हैं अच्छे से और रॉड शेप स्ट्रक्चर में दिखाई देते हैं। और इन क्रोमोसोम्स के अंदर ही डीएनए पाया जाता है। ये क्रोमोसोम किससे बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। और एक डेंस पार्ट होता है न्यूक्लियस में जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, ठीक है। इन प्रोकैरियोटिक सेल्स लाइक बैक्टीरिया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में एंड न्यूक्लियस इज इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोइड। मतलब वैसे सेल जिसमें न्यूक्लियस किसी भी इन्वेलप से घिरे नहीं होते हैं उसे हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्रोमोसोम में डीएनए की फॉर्म में इंफॉर्मेशन होते हैं जो कि पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट होते हैं। तो मैंने बताया पहले भी कि क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं और एक फंक्शनल यूनिट डीएनए का, जैसे ये डीएनए है, इसका एक फंक्शनल यूनिट जो कि एक स्पेशल फंक्शन करता है उसे ही हम जीन कहते हैं। न्यूक्लियस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल के रिप्रोडक्शन में। और एक सेल डिवाइडेड होकर जब दो सेल बनता है तो इसमें न्यूक्लियस का बहुत बड़ा रोल है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले इसमें न्यूक्लियस डिवाइड होता है और उसके बाद ये साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है और दो सेल बनते हैं। तो ये एक सेल है, अगर ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोसोम है। ये एक क्रोमोसोम है, तो एट द टाइम ऑफ डिवीजन ये बीच से स्प्लिट हो जाते हैं और ऐसे दो भागों में बट जाते हैं। उसके बाद ये यहाँ से ब्रेक होते हैं और दो क्रोमोसोम को बनाते हैं यहाँ पर, और फिर उसके बाद इसके साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है और दो डॉटर सेल बनते हैं। तो न्यूक्लियस जो है सेल के रिप्रोडक्शन में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो देखिए ये एक सेल है और ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर है ये क्रोमोसोम्स। तो पहले ये डिवाइड होंगे, क्या करेंगे, ये बीच से स्प्लिट होंगे और फिर उसके बाद यहाँ से टूट जाएंगे और ये इंडिविजुअल ऐसे क्रोमोसोम बनाएंगे। उसके बाद जब ये क्रोमोसोम का डिवीजन हो गया उसके बाद इनका साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा और दो इंडिपेंडेंट डॉटर सेल प्रोड्यूस हो जाएंगे। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है जो कॉमन है किसी भी सेल में वो है इसका साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है,
साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके अंदर जो भी फ्लूइड कंटेंट है उसे ही हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इट कंटेन्स स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स। इसमें बहुत सारे स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। ईच ऑफ दिस ऑर्गेनेल्स परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। और अलग अलग ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने काम को विभाजित कर लेते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर इनमें होता है सेल ऑर्गेनेल्स में। अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ओके, तो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, सीखते रहिए एंड बी योर बेटर सेल्फ।